आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। रेंजर्स के इख्तियारात, पीपल्स पार्टी की मुश्किलात, MQM के तहफुजात और सिंध के हालात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे साबिक रुकने कौमी असेंबली सरदार नबील कबोल से। जाता है कि बहैसियत कौम हम हर मामले में सियासत करने के आदी हो गए हैं। जहां सियासत करना होती है वहां तो करते ही हैं, लेकिन जहां नहीं करना होती वहां तो जरूर करते हैं। जैसे सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात का मामला, इन इख्तियारात की वजह से MQM बेहाल और पीपल्स पार्टी बदहाल है, क्योंकि रेंजर्स तो जान ही नहीं छोड़ रही थी। दहशतगर्दी के पीछे लगाया था, करप्शन के पीछे भी चल पड़ी। बेचारे पाक साफ वुज़रा को तंग करने लगी। कराची पर नजर रखने के लिए कहा था, अंदरूने सिंध भी मासूम वडेरों का जीना हराम करने लगी। ना खा रही है, ना खाने दे रही है। तो भुट्टो के सिंध में ऐसे काम कैसे चलेगा? अब मौका मिला है रेंजर्स को उनकी हुदूद याद दिलाने का, अपना इख्तियार जताने का, अपनी ताकत बताने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या रोटी कपड़ा मकान की सरकार को सिंध में अमनो अमान नहीं चाहिए? क्या सूबे सिंध में सारा मसला, सारी परेशानी सिर्फ और सिर्फ कराची में है? या कायम अली शाह की कायम हो दायम हुकूमत में इतनी अहलियत और सलाहियत है कि वो अंदरून सिंध में अमनो अमान की जमानत दे सके? या फिर रेंजर्स ने अपने अंदरून सिंध पीपल्स पार्टी की किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है? बहरहाल कहा जा रहा है कि जल्द ही रेंजर्स के इख्तियारात का मसला हल हो जाएगा, लेकिन देखना यह है कि यह मसला पीपल्स पार्टी की उमंगों के मुताबिक हल होता है या रेंजर्स और सिंध की आवाम की उमंगों के मुताबिक। देखना यह भी है कि वफाक कब तक सियासी मसलहतों की वजह से रेंजर्स को सिंध में बेख्तियार देखता रहेगा और MQM के नामजद मेयर के पास से SSP रावनवार कौन से नए इंकिशाफात सामने ला सकते हैं। क्या MQM की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा या फिर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के दौरे अमरीका से MQM की मुश्किलात में कमी की कोई उम्मीद है? इन तमाम इश्यूज पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक रुकने कौमी असेंबली सरदार नबील कबोल। अस्सलाम वालेकुम नबील कबोल साहब, और बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आपका भी शुक्रिया। नबील कबोल साहब, ये रेंजर्स के जो इख्तियारात हैं ये क्यों मसला बने हुए हैं? अगर असद खरल को गिरफ्तार नहीं किया जाता या रेंजर्स उसके लिए छापे नहीं मारती तो क्या ख्याल है कि क्या तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इख्तियारात देने में इतनी ही ताखीर करती? सबसे पहले तो पारस, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ आपके जो स्टाइल है इंट्रो देने का, उसी में ही आपने पूरा सम अप कर दिया। सब कुछ तो आप ही ने बता दिया अपने इंट्रो में। मैं समझता हूँ कि देखें, ये सिर्फ असद खरल की कहानी नहीं है, ये कहानी बहुत पुरानी है और ये शुरू होती है डॉक्टर आसिम से और अभी तक चल रही है और आगे जाकर और मज़ीद मैं समझता हूँ इस कहानी में ट्विस्ट आएगा। तो जो रेंजर्स के इख्तियारात है उसमें अगर कोई ये कहता है कि जी रेंजर्स को सिर्फ कराची में इख्तियारात दिए गए थे, तो क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या कराची सिंध का हिस्सा नहीं है? क्या कराची को अलग करने की जो MQM साजिश कर रही है, क्या आपने MQM के साथ हाथ मिला लिया है कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ कराची में आप करें, बाकी सारे जितने चोर डाकू हैं जो कराची में रहते हैं, अंदरून सिंध में जो है सारे शुरफा रहते हैं? तो मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि करप्शन में जितने लोग पकड़े गए हैं या जितने लोगों का लिस्ट है नाम में, वो उसमें से 90% लोग अंदरून सिंध के रिहायशी हैं, जिसमें वजीर आते हैं, जिसमें एडवाइज़र आते हैं, जिसमें सेक्रेटरीज आते हैं, जिसमें पुलिस के अफसरान आते हैं, जो नैब के अंदर जिनके नाम हैं। तो मुझे ये बताया जाए कि अगर अंदरून सिंध में करप्ट लोगों को छोड़ा जाए, और जिस तरीके से असद खरल की आप बात करें, असद खरल तो आपको पता है कि वो ठेला लगाता था, यानी उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो साहब, मैं चाह रही हूँ जरा डिटेल में बताइए कि ये असद खरल आप जो बता रहे हैं कि ये है कौन, और क्या वाकई असद खरल की गिरफ्तारी से पीपल्स पार्टी या इनके लोगों को कोई नुकसान पहुंच सकता है? और क्या ये गिरफ्तारी डॉक्टर आसिम या उजैर बलोच की गिरफ्तारी के जैसी है, या इस गिरफ्तारी का लेवल उनसे कम है थोड़ा?
नहीं, ये तो बिल्कुल ही मतलब एक मामूली सा इंसान जिसको मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ठेला लगाता था, ये छोले बेचता था कबाब का भी लड़काना में, और ये इसकी किसी तरह दो कबाब छोले इस तरीके के जो है ये ठेले लगाता था। उसके बाद जो है इसकी दोस्ती होगी अनवर सियाल के भाई तारिक सियाल से दोस्ती होगी। अब किस तरह होगी आप देखेंगे, कितने प्यार से वो तारिक सियाल को जो है वो केक खिला रहा है, वो उसका काम ही यही है। और फिर आप देखेंगे दुबई के फोटो उसके लंदन के, यूरोप के, अमेरिका के तारिक सियाल के साथ आने, मतलब वो सबको पता है कि वो उसका फ्रंट मैन आप बोल दें या उसका खास बंदा कह दें, वो एक्चुअल बंदा है तारिक सियाल। अब चूंकि होम मिनिस्टर का भाई है, अब होम मिनिस्टर के भाई के ऊपर हाथ डालने के बजाय चूंकि उसके फ्रंट मैन पे हाथ डाला गया, और वो जो है अल्टीमेटली बात आएगी होम मिनिस्टर के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि ये सारा झगड़ा उस पे है, लेकिन इस झगड़े का ये मतलब नहीं है कि आप रेंजर्स को इख्तियारात नहीं दें। इसी रेंजर्स के इख्तियारात के ऊपर आते हैं। लेकिन जो भी आपने असद खरल के हवाले से बताया है कि 2008 में ये कबाब के ठेले पर एक मुलाजिम थे, वो ठेले पर भी ये मुलाजिम थे, फिर सिंध सरकार में बतौर स्वीपर भर्ती हुए, फिर जूनियर क्लर्क पर तरक्की पाई, 7 साल से नबील कबूल साहब ये बगैर हाजिरी के तनख्वाह लेता रहा ये इंसान, और फिर जो गिरफ्तारी हुई है आपने देखा वो भी बड़ी मुश्किलात के बाद हुई है, बड़ी कोशिशें की गई हैं, बड़ी मुखालफतों के बाद, और इसके अकाउंट से 37 करोड़ रुपए मिले, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है ना, सिंध हुकूमत के 9 अरब रुपए के ठेके लेकर वो बैठी हुई है। तो सर क्या ख्याल है कि ये जो तरक्की है, ये जो कमाल है, ये इंसाफ का अपना है या फिर इसमें साईं सरकार की मेहरबानियां हैं? नबील कबूल साहब देखिए, जाहिर है पारस, हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में 2 किस्म के लोग रहते हैं। एक जो सियासत में है, एक जो जिसको हम कहते हैं अपने अल्फाज में चमचागिरी करके सियासत में बड़े ऊंचे ऊंचे मकाम पर पहुंच जाते हैं, चेयरमैन सेनेट तक बन जाते हैं। एक जो मेरे जैसा शख्स जो सच्ची बात लीडरशिप के सामने करता है तो लीडरशिप को बुरी लगती है, और मेरे जैसा बंदा उसको अपने हलके से ही निकाल दिया जाता है। तो 2 किस्म के लोग हैं। तो इस मुल्क के अंदर या तो आप कामयाब उसी सूरत में हो सकते हैं, या तो यस सर बोलें, और या तो आप जो करप्शन कर रहे हैं आप उसका साथ दें। तो हम जैसे लोग जो हैं वो इसी तरह बस आपके चैनल में, किसी चैनल में आके सच्ची बात करके और अपने आप को जो है ना, आप जो पेशन गोइयां करते हैं वो भी अक्सर सही साबित हो जाती हैं। आगे चल के जरा आपकी उन पेशन गोइयों पे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आपने दी हमारे प्रोग्राम में, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन अभी शुरू में आपने जो बात की, लेकिन डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी हुई थी, मुझे याद है उस वक्त भी आपने कहा कि ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। फिर वो उजैर बलोच की गिरफ्तारी पर भी आप ऐसी बातें कर रहे थे, आज असद खरल पे भी कह रहे हैं कि ये बड़ी गिरफ्तारी है। तो ये जो बड़ी गिरफ्तारियां हैं ये हो तो रही हैं नबील कबूल साहब, इनके असरात कब हम देखेंगे, असरात कब सामने आएंगे इनके? देखिए, असरात का अब टाइम आ गया। मैं आपको एक बात बता दूं कि आर्मी चीफ नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, 4 महीने रह गए हैं। ये जो मैं जब बार बार एक टॉक शो में अपनी ईद से पहले, रमज़ान से पहले कह रहा था कि जो जुलाई के बाद के जो महीने हैं वो बड़े क्रूशल होंगे और वो डिसाइसिव होंगे। उसमें जितने भी ये उजैर बलोच का जो केस है, आपके जो MQM का डॉक्टर इमरान फारूक का केस है, ये कंक्लूजन पे आ जाएंगे। ये पता चल जाएगा कि उजैर बलोच ने जितने कत्ल किए किसके कहने पर किए, और इसी तरीके से डॉक्टर इमरान फारूक का केस भी जो है वो अपने इख्तिताम तक पहुंच जाएगा कि किसने ऑर्डर दिया था कि डॉक्टर इमरान फारूक को। तो ये कंक्लूजन पर पहुंचने वाले थे, वक्त अभी कंक्लूजन पे पहुंचने वाले थे कि ये झगड़ा पड़ गया, ये जो इख्तियारात का झगड़ा है। ये झगड़ा मैं समझता हूं कि देखें, ये अगर कोई समझे कि रेंजर्स को इख्तियारात नहीं मिलेंगे, तो मैं समझता हूं कि रेंजर्स को इख्तियारात लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे हालात हो गए हैं। आप कल कराची के अंदर लियारी में कल मौरीपुर रोड पे जो है धरना हुआ रेंजर्स के हक में। आप देखें कि अंजुमन ताजरान जो है कराची के वो रोड पर जो है निकल रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। पब्लिक कराची के अंदर एहतजाज कर रहे हैं लोग। कराची की पब्लिक रेंज देखे सर, मसला ये है कि देखिए आप इस वक्त देख रहे हैं कि जो सिंध हुकूमत की जो तकरीबन ये पूरी काबिना है, ये सारी इस वक्त दुबई में बैठी हुई है ये फैसला करने के लिए कि ये इख्तियारात देने हैं या नहीं देने हैं या महदूद देने हैं। आपका क्या ख्याल है नबील कबूल साहब कि ये क्या फैसला हो सकता है कि रेंजर्स को उसकी मर्जी के इख्तियारात मिलेंगे या महदूद मिलेंगे? और अगर महदूद किए जाते हैं तो क्या ये बात वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल होगी? क्या वो इसके बाद भी खामोश बैठे रहेंगे? क्या सिंध गवर्नमेंट इस पे वफाक को मुतमईन कर सके अगर महदूद करती है इख्तियारात?
देखिए, आपको याद होगा कि आज से 6 महीने पहले भी इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कर नहीं सके। इस दफ़ा भी मैं आपको बताऊं, यही फैसला पॉलिटिकल जो पार्टी है यही फैसला करेगी सिंध गवर्नमेंट के इख्तियारात जो है वो महदूद किया जाए, जो कि वफाक की हुकूमत और रेंजर्स जो है वो उसको काबिल कबूल नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस मामले में जो है इंटरवीन किया है आर्मी चीफ ने, जनरल राहिल शरीफ ने कोर कमांडर को भेजा है पैगाम के साथ सिंध के चीफ मिनिस्टर के कल, और सिंध के चीफ मिनिस्टर को एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है उन्होंने, और वो पैगाम लेकर वो दुबई गए हैं पार्टी के जो लीडरशिप है उनके पास बताने के लिए कि आर्मी चीफ का ये पैगाम है। अब उस पैगाम में क्या है ये मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन उस पैगाम में रिजल्ट है, रिजल्ट निकलेगा। कोई मिलती जुलती बात बता दें। बस यही है कि जी अब मतलब मिलती जुलती बात यह है कि आर्मी चीफ जो है वो कराची के मामलात को रैप अप करके रिटायर होंगे। अगर तो कराची के मामलात इसी तरह रहे और करप्ट अनासर की गिरफ्तारियां नहीं हुई तो फिर आर्मी चीफ को 1 साल के लिए एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, और ये नहीं कि वो खुद मांगेंगे बल्कि उनको खुद जो है प्लेट में डाल के दिया जाएगा कि प्लीज खुदा। उन्होंने मना किया है। जी जी। लेकिन ये जो इख्तियारात की बात जो हम अभी कर रहे हैं, वैसे नबील कबूल साहब, जो सिपह सालार होता है ना। जी 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 आप बोले। अच्छा नबील कबूल साहब, ये जो अंदरूनी सिंध हम इख्तियारात की बात करें, सर वैसे यह मसला क्या है? यहाँ पर ऐसे कौन से राज हैं जिनको छुपाने के लिए ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तियारात के लिए ये दीवार बनकर खड़ी हो गई है? देखिए, अंदरून सिंध में ही तो सारे गार हैं, उस गार के अंदर सारे खजाने भरे हुए हैं। अंदरून सिंध के अंदर ही तो जाकर यहाँ से वारदात करके जाकर वहाँ पर अपने गांव में बड़े बड़े अंडरग्राउंड तिजोरी बनाए गए हैं। आपको पता है एक ऐसा घर था जिसके अंदर, आपको भी पता होगा कि उसमें आग लगी तो सोना और डॉलर्स करेंसी जो है मिलियंस बिलियंस के जल गए थे शॉर्ट सर्किट की वजह से। एक ऐसा घर था जो पूरा घर 1 एकड़ पे था, उसके नीचे अंडरग्राउंड तहखाना बना हुआ था। इसी तरीके से अब तहखाने लोग बड़े खुश है कि जी ये जितने वारदातें हो रही हैं या जितने भी एक्शन हो रहा है कराची में हो रहा है, और वो अंदरून से जाके बैठ जाते हैं, समझते हैं हम सेफ हैं। मैं समझता हूँ कि अभी फौज को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर ठीक, उसके लिए फौज को क्या किरदार अदा करना पड़ेगा? आपने कहा किरदार अदा करना पड़ेगा। नहीं, फौज को किरदार है। देखे किरदार बताएं नबील कबूल साहब, अब आपने घुमाना नहीं है बात, जो दिल में है वो कहने। सर आइन में मौजूद है आर्टिकल 2 हमारे, देखे हमारे पास अगर ज्यादा से ज्यादा देखें 18th अमेंडमेंट के बाद वो हालात नहीं है जो पहले, आपको याद होगा हकीम सईद के मर्डर के बाद गवर्नर रूल सिंध में लग गया था। अब अगर गवर्नर रूल सिंध में लगेगा भी तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ 60 दिन के लिए लग सकता है आइन के मुताबिक। लेकिन आर्टिकल 245 मौजूद है जिसपे फौज आ सकती है। अभी तो रेंजर्स है, उस वक्त फौज आ सकती है और वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे आएगी। फौज खुद से तो नहीं करेगी ना। आप देखें प्राइम मिनिस्टर सौदा करेगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ साहब के लिए अपने लिए मुसीबत पड़ा हुआ है पनामा लीक्स, तो वो कहते हैं कि मैं किसी भी डील करने के लिए तैयार हूं। अगर सिंध में आपको गवर्नर रूल भी चाहिए वो लगवाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरे पनामा लीक्स या मेरे जो यहाँ पर मैंने जो बचाने के लिए उसको छेड़ा नहीं हो सकती है। वो तो अपने को बचाने के लिए वो बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब अपने को बचाने के लिए सिंध की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। सर लेकिन क्या पनामा लीक्स के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट मियां साहब से डील करेगी? कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। ये तो देखे ना स्टेप बाय स्टेप, ये तो पहले तो उनको हाँ तो बोल देंगे ठीक है जी आप हमें सिंध, क्योंकि सिंध आपने कहा डील नहीं करेगी, फिर आर्मी क्या किरदार अदा करेगी? नहीं, मैंने कहा कि आर्मी डील नहीं करेगी। आर्मी डील नहीं करेगी कि उन्होंने कह दिया कि जी ठीक है जी। हाँ मैंने कहा कि आर्मी डील, लेकिन आर्मी आर्टिकल 245 लगवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को कहना पड़ेगा कि जी आप आर्टिकल 245 लगवाएं। वो तो आप आर्मी जो चाहती है वो करवा लेगी, लेकिन उसके बदले में आर्मी नहीं करेगी। मैं सुने ना, मियां साहब कैसे वो आर्टिकल लगाएंगे, कैसे उसकी इजाजत देंगे? देखें आपको जब भी मुल्क के खातिर आप मार्शल लॉ लगा सकते हैं। मार्शल लॉ तो गैर जमहूरी चीज है ना,
कोई मार्शल लॉ नहीं चाहता है। मुल्क को बचाने के लिए आप मार्शल लॉ लगा सकते हैं, तो मुल्क को बचाने के लिए आप प्राइम मिनिस्टर को आसरा भी दे सकते हैं। अच्छा कि जी आप पहले, क्योंकि उनको देखें ना, उनके इस वक्त आर्मी के पास 2-3 इश्यूज हैं जो कि आर्मी, मैं समझता हूं कि इस वक्त आर्मी चीफ के पास 2-3 इश्यूज ऐसे इंपॉर्टेंट है कि उसके होते हुए वो घर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका अपना इमेज का मसला है। ठीक है, अपना इमेज, क्योंकि आप जहां देखें पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि आपका टर्की का ये मिसाल देते हैं। बिल्कुल। तो टर्की में जो प्रेसिडेंट था, वो टर्की का प्रेसिडेंट इतना पॉपुलर था अपने अवाम के लिए कि अवाम बाहर निकल के आई। यहां पर तो कराची में बाकायदा फूलों के जो 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 हार हैं वो तैयार किए गए हैं। ठीक, यानी फिर मियां साहब नवंबर को भूल जाएं जिस पे वो आसरा करके बैठे हुए हैं। जी सर, मैं समझ गया आपका पॉइंट। हाँ ठीक, अच्छा नबील कबूल मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं नजर आ रहा है कि आर्मी चीफ नवंबर में जाएंगे। मुझे नजर नहीं आ रहा है कि आर्मी चीफ खुद जाना चाहते हैं, होंगे भी, लेकिन आर्मी चीफ को पाकिस्तान के अवाम जाने नहीं देगी। ठीक, आपको भी ऐसा ही लग रहा है? क्योंकि देखें ये जो 3-4 मसले हैं। जी, शेख रशीद अहमद को भी ऐसा ही लगता है। उन्होंने भी मेरे प्रोग्राम में यही बात की कि मुझे लगता नहीं है कि आर्मी चीफ नवंबर में जाएंगे। अच्छा सर, दोबारा जो हम बात कर रहे थे, जरा पीपल्स पार्टी के ऊपर थोड़ी सी और बात कर लें, फिर बाकी इश्यूज की तरफ भी आते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी के चेयरमैन हैं, आपके ख्याल में वो कितने बाइख्तियार हैं? चूंकि सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के जो बड़े हैं वो तो उस वक्त मुशावरत के लिए, फैसले के लिए दुबई में बैठे हुए हैं ना, तो या सिर्फ बिलावल भुट्टो फेस हैं और असल कमांड अभी भी जरदारी साहब के हाथ में ही है? देखिए, इस पे कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। पार्टी को तो जाहिर है जरदारी साहब ही चला रहे हैं, और यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर ओपनली कह चुके हैं कोर कमांडर को कि ठीक है जी, ये इख्तियारात का मामला जो है हम दुबई जाकर पार्टी की क़यादत से इजाजत लेकर और फिर हम इख्तियारात देते हो, तो खुले आम कह चुके हैं। तो क्या किसी मरहले पर आपको जरदारी साहब वापस पाकिस्तान आते हुए नजर आ रहे हैं? चूंकि आपके भी इल्म है, वो बहुत बार कह चुके हैं कि आऊंगा, लेकिन आते नहीं हैं, तो क्या किसी बात से या किसी की इजाजत का इंतजार है उन्हें? देखिए, हमारे मुल्क के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन पाकिस्तान। ठीक, और मैं समझता हूं कि जिस तरह पहले मुशर्रफ साहब कहते थे कि मेरे होते नवाज शरीफ और बेनजीर पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं, ये आपने खुद सुना, एक दफा नहीं 10 दफा मुशर्रफ साहब कह चुके हैं, और आज वही मुशर्रफ साहब हैं जो मिन्नतें करके बाहर गए हैं। तो इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। इस मुल्क के अंदर अगर ममनून हुसैन प्रेसिडेंट बन सकता है तो नबील कबूल भी बन सकता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे। नबील कबूल साहब, वसीम अख्तर रऊफ सिद्दीकी की गिरफ्तारी और वसीम अख्तर SSP मलीर राव अनवार के पास, सर क्या ख्याल है कि ये राव अनवार ही क्यों? एक बात, और दूसरी बात ये कि आपके ख्याल में क्या वसीम अख्तर से कुछ निकाल सकेंगे, कुछ इंकशाफात हो सकेंगे, कुछ निकल सकेगा, या इस पर MQM को मजीद सियासत करने का मौका मिलेगा? देखें, अल्ताफ हुसैन हमेशा चाहता है कि उसके जो वर्कर्स तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसके जो लीडर्स हैं वो ज़्यादातर जेल में रहें और उनको मौका मिले सियासत करने का। इश्यूज चाहते हैं वो, MQM इश्यूज चाहते हैं। इस वक्त MQM की ये पोजीशन है कि उनके जो राब्ता कमेटी के लोग हैं उनकी नींदें हराम हैं। उनकी हालत ऐसी है कि उनको पता है कि किसी का भी जो है किसी वक्त भी टाइम आ सकता है, क्योंकि सबको पता है, खुसूसन वसीम अख्तर साहब को, क्योंकि वो 12 मई में जो थे वो होम मिनिस्टर थे, होम एडवाइजर थे, कि यहाँ पे कराची में क्या हो रहा है, किस तरीके से कार्रवाइयाँ होती है। तो बहुत सारी चीजें मैं समझता हूँ वसीम अख्तर साहब के भी स्टेटमेंट से निकल आ सकती है, लेकिन साथ साथ वसीम अख्तर को अगर कोई ये समझे कि वो मेयरशिप से वो दस्तबरदार होंगे, मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मेयरशिप से वो दस्तबरदार नहीं होंगे, लेकिन उनके पास राज बहुत है। ठीक, आपने कहा उनके पास राज बहुत हैं। वसीम अख्तर साहब की तहकीकात के लिए 5 रुकनी GIT बना दी गई है, जो उनसे ये मुल्क दुश्मन अनासर से ताल्लुकात, फंडिंग और टारगेट किलिंग वगैरह के जो इल्जामात हैं इन पे तफ्तीश करेगी, और वो बल्दिया टाउन की GIT जो है वो भी उसको भी दोबारा लाया जा रहा है। मैं फिर वही सवाल कर रही हूँ नबील कबूल साहब कि क्या इससे सिक्योरिटी इदारों को कोई फायदा होगा? क्या इन केसेस में कोई मदद मिलेगी? क्या MQM के लिए परेशानियां बढ़ेंगी, या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा जैसे एज इट इज चल रहा है, बस थोड़ी वक्ती तौर पे ये चीजें सामने आती हैं, उसके बाद फिर वैसे ही सब कुछ?
देखिए, मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी चेंज कर ली है अपने एस्टेब्लिशमेंट ने। अब पहले एक दो को अगर पकड़ के उनके आप एक चीज़ नोट करें कि डॉक्टर आसिम का सिर्फ 2 मिनट का या 3 मिनट का टप्पी के हवाले से एक स्टेटमेंट आया, उसके बाद जो है वो कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इसी तरीके से जो उज़ैर बलोच का असल JIT है, जो कि मैंने खुद भी देखी है, जिसमें सिग्नेचर SP के नहीं हुए, उसमें भी काफ़ी लोगों के नाम हैं, वो भी बाहर निकल के आना है। उसको भी अभी मैं समझता हूँ कि पब्लिक करेगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि रेंजर्स के पास उज़ैर बलोच ने स्टेटमेंट दी है। लेकिन हमारी जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर कुछ ऐसे मैं समझता हूँ कि नुक्ते हैं जिसके वजह से रेंजर्स को प्रॉब्लम हो रहा है। रेंजर्स इख्तियारात अब ज्यादा मांग रही है। रेंजर्स कह रही है कि हमारे पुलिस स्टेशन भी होने चाहिए, हम जो है हम खुद इंट्रोगेट करें, हमारी पुलिस स्टेशन हो, और ये जो 3 महीने के बाद छोड़ देते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं, तो फिर आपको पता है कि वो जो कैदी है वो जेल में, आपको पता है उज़ैर बलोच को अभी जेल में डाला है, तो जेल में उसकी अपनी जिंदगी को कितने खतरात है। जेल के अंदर कोई भी अगर उसको मार देगा तो उसके साथ एविडेंस भी खत्म हो जाएंगे। तो ये खदशात हैं रेंजर्स को कि हमने इतनी मेहनत करके अगर उज़ैर बलोच को दुबई से लेकर आई है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, तो उसका जो उसने जो बातें की हैं, उसने जो बातें बताई हैं, उसने जो करने वाले से बातें बताई हैं, क्राइम के वाले से बताई, वो तो सब चीज है। ठीक, जरा ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, क्योंकि वसीम अख्तर के साथ और भी गिरफ्तारियां हुई हैं ना, तो जरा उनको भी जरा प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। लेकिन वन लाइनर इसके ऊपर दे दें, क्योंकि अभी आपने प्रोग्राम में कहा कि MQM कराची को सिंध से अलहदा करना चाहती है, क्या इसके कोई सबूत हैं आपके पास? देखिए, सबूत की क्या जरूरत है, यानी आप मुझे एक चीज बताएं कि इस वक्त अमजद साबरी का जो कत्ल के हवाले से जो बात हो रही है, चल रही है, वो तो आपके सामने है कि कौन लोग इन्वॉल्व है, और मैंने आपके शो में ही कहा था। जी कौन इन्वॉल्व है, होगा या नहीं होगा, आपने पेशन गोई की। जरा मैं ब्रेक के बाद पूछूंगी कि आपने इतना सही अंदाजा कैसे लगा लिया वैसे इस बारे में। लेते हैं ब्रेक, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा नबील कबोल साहब, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वसीम अख्तर के साथ, ये अनीस कायम खानी और अब्दुल कादर पटेल को भी गिरफ्तार किया गया है डॉक्टर आसिम केस में। तो पहले जरा अब्दुल कादर पटेल की बात कर लेते हैं कि पीपल्स पार्टी तो उनको अपना हिस्सा मान ही नहीं रही है, तो क्या अब्दुल कादर पटेल के पास पीपल्स पार्टी के लिए कोई सरप्राइज है? क्या अब्दुल कादर पटेल पीपल्स पार्टी के लिए परेशानी का बाइस बन सकते हैं? और जो उन पे इल्जामात हैं, अगर ये ठीक हैं, अगर ये दुरुस्त हैं, तो क्या ये अब्दुल कादर पटेल ने अपनी जाती कैपेसिटी में सब कुछ किया होगा? देखें, जितना गंद लियारी में हुआ है, जितना गंद उज़ैर बलोच ने किया है जी, उसमें अब्दुल कादर पटेल का भी साथ में हिस्सा है। कराची के अंदर इलाका है केमाड़ी, KPT के कोई तकरीबन 600 एकड़ पे कब्जा उसने उज़ैर बलोच के साथ मिलकर किया है। फिशरीज के करप्शन में जो पैसे बत्ते के मिलते थे वो भी वही लेकर जाता था। इसके अलावा और भी 2-4 नाम हैं, वो सब JIT में कह चुका है आपका उज़ैर बलोच जो है। तो ये जो एक छोटा सा केस इसके ऊपर लगाया कि डॉक्टर आसिम ने ये कहा है कि मुझे फोन किया है कादर पटेल ने कि इन लोगों का इलाज किया जाए, गैंग वॉर वालों का, ये तो बहुत छोटा केस है, इसमें शायद बेल पे भी बाहर है। असल चीजें तो JIT में है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये जो इस वक्त रेंजर्स को जो परेशानी है और रेंजर्स जो नाखुश है इस एक ही बात के ऊपर कि हम मेहनत करके लोगों को पकड़ के लाते हैं और फिर जुडिशरी सिस्टम या पुलिस जो है वो उनको छोड़ देती है। तो ये तो हो गई अब्दुल कादर पटेल की बात। अब ये जो अनीस कायम खानी को पकड़ा गया है, नबील कबोल साहब, क्या ख्याल है कि क्या ये PSP के ऊपर, पाक ज़मीन पार्टी के ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट का लेबल लगाया जाता है कि उनकी सपोर्ट है उन्हें या वो सरपरस्त हैं इसके, तो क्या इस लेबल को हटाने के लिए ये गिरफ्तारी की गई है आपके ख्याल में? चूंकि डॉक्टर आसिम की जो JIT है बकौल मुस्तफ़ा कमाल, और कई बार वो कह चुके हैं कि इसमें तो अनीस कायम खानी का नाम ही नहीं है। देखिए, अनीस कायम खानी अगर कोई ये कहता है कि दूध का धुला हुआ है, तो सबको पता है कि MQM के जो मिलिटेंट विंग है वो अनीस कायम खानी खुद चलाते थे, और 1 साल 2 साल नहीं 3-4 साल तक वो बड़े ब्लू आइड बॉय थे अल्ताफ हुसैन के, और पूरी कराची क्या पूरे पाकिस्तान के MQM को वही चलाते थे। सर फिर तो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की मदद करना चाहिए। है अगर जो मैं यही कह रहा हूँ कि वो मदद कर रहे हैं,
उन्होंने मदद की है, वो स्टैब्लिशमेंट की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन स्टैब्लिशमेंट को उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर स्टैब्लिशमेंट के ऊपर उंगलियां उठेगी कि एक तरफ आप कार्रवाई करते हैं एक पार्टी के, अगर आप कहते हैं कि ये क्रिमिनल है, और दूसरी तरफ जो दूसरा क्रिमिनल है उसको आप ड्राई क्लीन करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए लॉ सबके लिए होना चाहिए। आपने कहा कि वो स्टैब्लिशमेंट की मदद कर रहे हैं और स्टैब्लिशमेंट को उनकी मदद नहीं करना चाहिए, तो आपके ख्याल में स्टैब्लिशमेंट भी उनकी मदद कर रही है अब तक, इस वक्त तक? मैं समझता हूं कि अब चूंकि वो उनको जेल हुआ, अगर स्टैब्लिशमेंट अगर उनकी मदद करती तो फिर उनको जेल नहीं होता, उनकी बेल हो जाती। मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी उनकी बेल हो जाएगी, लेकिन ये कि उन्होंने बहुत मदद की है एमक्यूएम की असलियत, एमक्यूएम के जो मिलिटेंट विंग को तोड़ने में, उसकी कमर तोड़ने में जो मेन हिस्सा है वो अनीस कायम खानी का है। ठीक है, यानी कि फिर ये समझा जा सकता है कि अनीस कायम खानी की जो गिरफ्तारी हुई है इसके बाद पीएसपी के लिए भी मुश्किल दिन शुरू हो गए हैं या शुरू हो सकते हैं, क्योंकि एक वो नदीम फौजी नाम का टारगेट किलर भी तो पकड़ा गया ना, जो पहले एमक्यूएम में था, फिर उसने ये पीएसपी में वो शामिल हो गया। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल एक चीज़ जो बात करते हैं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता उनसे। वो बार बार एक चीज़ कहते हैं कि जी जितने ये क्रिमिनल्स हैं उनको आम माफ़ी देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्राइम जितने भी किए वो अल्ताफ हुसैन के कहने पर किए हैं। तो वो क्रिमिनल्स नहीं हुए, क्रिमिनल अल्ताफ हुसैन, उनकी क्या गलती है जो उनको फांसी हो रहा है, उनको सजा हो रहा है? तो ये चीज़ नहीं कहना चाहिए। तो फिर यहाँ मैं भी बैठ के कहूँगा कि लियारी गैंग वॉर के जो मेरे हल्के के जितने क्रिमिनल्स हैं उनको नहीं मारा जाए, उनको रिलीज किया जाए, इस तरह नहीं। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, चाहे वो मेरे कहने पर क्राइम करे, चाहे वो अल्ताफ हुसैन के कहने पे क्राइम करे। क्रिमिनल को इस तरह कहना कि जी उनको ड्राई क्लीन करके छोड़ दिया जाए। ठीक, आपने अभी अल्ताफ हुसैन साहब का भी जिक्र किया, तो मैं दो बातें जो आपने मेरे प्रोग्राम में की, या यूं कह लें कि आपने इन्फॉर्मेशन दी, तो मैं दोनों पे जरा आपसे बात करना चाहूंगी। उसमें पहले तो अमजद साबरी के कत्ल के हवाले से आपने ये कहा कि जहां पे उनका कत्ल हुआ है वहीं पे आगे पीछे या राइट लेफ्ट की अगर गलियों में देखा जाए तो अमजद साबरी के कातिल पकड़े जाएंगे, और पुलिस ने एक मुलजिम इमरान नाम का है जिसे गिरफ्तार किया है और उसका ताल्लुक एक सियासी जमात से बताया जा रहा है। मैं जानना ये चाह रही हूँ, सवाल ये है कि अगर कोई सियासी जमात इन्वॉल्व है तो वो क्यों है, और वो क्या बेनिफिट्स इस हवाले से लेना चाह रही थी, और आपका अंदाजा वही बात इतना सही साबित कैसे हो गया नबील कबूल साहब इस बारे में? मेरा अंदाजा, मैं तुक्के छोड़ता हूँ शायद, और लोग समझते हैं कि ये इसके पास कोई चिड़िया है, मेरे पास कोई चिड़िया नहीं है। मैंने 30 साल कराची की सियासत की है, और कराची का मैं दाई हूँ। मुझे कराची के कोने कोने का पता है। मुझे कराची के, मैं जब मिनिस्टर था, मैंने अपने ही इंटीरियर मिनिस्टर को चैलेंज किया, रहमान मलिक को, और द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द नेशनल असेंबली। मैंने कहा आप इंटीरियर मिनिस्टर, शायद आपको पता नहीं होगा, आपको मैं ले जाता हूँ कराची में 5000 घर में जो है क्लैशनकोव है, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से इलाके में। आप काफी कुछ जानते हैं कराची के बारे में। अगर मैं सर ये बेनिफिट्स क्या लेने चाह रहे थे? कराची में पैदा हुआ, पला बड़ा हूँ। बेनिफिट देखे, ये बेनिफिट इस तरह लेना चाह रहे थे कि जब मैंने ये कहा कि अमजद साबरी के कातलों को आप ढूंढे लियाकताबाद, क्योंकि अमजद साबरी मेरा वोटर था, उसने मुझे वोट दिए थे, और उसने मेरे हल्के में जो है उसने मेरे लिए एक कॉर्नर मीटिंग भी रखी थी। तो मुझे पता है कि वो एक बिल्डिंग एक प्रोजेक्ट बना रहा था, उससे भी बत्ता मांगा गया, उससे भी पैसे मांगे गए कि भाई तुम भी दो, वो नहीं देता था। वो आपको पता है कि वो इस बड़ा स्ट्रेट बनता था। उसको मारने का जो मेन रीजन था, जो रेंजर्स की जो एक्शन थी एमक्यूएम के खिलाफ और एमक्यूएम के टारगेट किलर्स की गिरफ्तारी, उससे डाइवर्ट करने के लिए और तालिबान पे लगाने के लिए। आपने देखा होगा कि उन दिनों में कहा गया कि जी तालिबान ने मारा। अभी यहाँ पर क्या है कि तालिबान जो है, तालिबान एक किराए के कातिल है, मतलब जिसको किसी को मरवाना है, मुझे अगर अपने साले को मरवाना है तो मैं उसको मरवा दूंगा, और फिर बाद में कह दूंगा जी तालिबान से एक फोन करवा दूंगा आपके ही चैनल में कि जी हमने उसको मारा है। तो जो कुछ क्राइम कराची में होता है वो तालिबान से एक फोन करवा देते हैं और उसको 1 लाख रुपए भेज देते हैं, 1 लाख में वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी हाँ जी ये कार्रवाई हमने की है। तो ये सब ये सबको पता है। कराची के अंदर रॉ के एजेंट्स पहले अशोक कुमार, प्रेम कुमार के नाम से घूमते थे, आजकल इमरान सिद्दीकी के नाम से घूमते हैं और रफीक काणे के नाम से घूम रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबको पता है, वही ढकी छुपी बात ही है। दूसरी बात आपने मेरे प्रोग्राम में ये कही कि अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो बहुत बीमार हैं, ना उठ सकते हैं, ना
चल सकते हैं, ना कोई उनसे मिल सकता है, ना वो किसी से मिल सकते हैं। लेकिन ये अभी इतलात आ रही हैं, खबरें हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब तो अक्टूबर में अमेरिका जा रहे हैं, वहां पर लेक्चर्स भी देंगे, खिताब भी करेंगे। तो बकौल आपके अगर वो उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, मिल नहीं सकते, तो ये अमेरिका फिर कैसे जा रहे हैं नबील कबूल साहब? अभी मैं लंदन गया था, तो लंदन में मेरी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जो अल्ताफ हुसैन के डॉक्टर भी है जी। और जो अल्ताफ हुसैन को देखने, चेकअप करने जाते हैं। अल्ताफ हुसैन हर 15 दिन बाद एक हॉस्पिटल में जाते हैं और एक उसने मेडिकल टर्म में एक नाम लिया, एक ड्रग का, वो लगाते हैं, जिससे वो उनकी जो फंक्शंस हैं बाकी पार्ट्स के, वो सही चल रहे होते हैं। अच्छा। वो इसी तरीके से जो है वो अपने, और वो एक कमरे में कन्फाइंड है, ये भी मैं आपको बताऊं, वो एक कमरे में एक पलंग पे लेटे रहते हैं। और मुस्तफा कमाल कहते हैं मुकम्मल तंदुरुस्त हैं, पार्टी को चला रहे हैं, तमाम मामलात को देख रहे हैं, संभाला हुआ है सब कुछ उन्होंने। देखिए, लिवर उनका गया है, हाई ब्लड प्रेशर उनको है, हार्ट प्रॉब्लम उनको है। हम जैसे अल्लाह, देखें, अल्लाह जिसको चाहे जिंदगी जाए, हम जैसे लोग मतलब अगर अपने आप को फिट समझते हैं और हम बाहर निकल आए और हम जो है हम हार्ट फेल हो जाए, मतलब नौजवान भी हार्ट फेल हो, और किसी को अल्लाह जो है इसी हालत में रखना चाहे तो अल्लाह की मर्जी है, हम क्यों चैलेंज करें? बेशक। नबील कबूल साहब, बहरहाल अल्ताफ हुसैन साहब अमेरिका जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अमेरिका में अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान में घिरी हुई मुश्किलात में जो MQM है, क्या उसके लिए वहां से कोई मदद ले सकेंगे? क्या अल्ताफ हुसैन साहब MQM के लिए दोबारा अच्छे दिनों को वापस ला सकेंगे, या अभी MQM को मजीद इंतजार करना है अच्छे दिनों के लिए? क्या जॉन मैकेन वापस आ सकते हैं MQM के हवाले से भी कुछ सिफारिश वगैरह के लिए? देखें, MQM चूंकि कराची में उनकी काफ़ी तादाद है वोटर्स की, तो उसको यूज़ करने के लिए वो अमेरिकन से मदद अगर मांगने की कोशिश भी करेंगे, तो मैंने आपको बार बार एक बात कही है कि इस वक्त कराची का जो मामला है, या जो कराची का जो एंड रिजल्ट निकलेगा, वो लिंक्ड है विद द इमेज ऑफ आर्मी चीफ, क्योंकि वो कह चुके हैं कि कराची को मैं टेररिस्टों से आज़ाद करके मैं घर जाऊंगा। तो अमेरिकन भी अब कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूँ अमेरिकन भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखें, अमेरिकन ने इस वक्त किसी और सियासी जमात के एक जो मैंने सुनी बात है, मैं नहीं कह कि एक सियासी जमात के लीडर पर हाथ रख लिया है। अच्छा। और उनको सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। यानी आप ये कह रहे हैं कि MQM की किसी भी जगह से मदद नहीं हो सकती है किसी मरहले पे, ना अमेरिका की जानिब से और ना ही पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई मुफाहिमत आपको नजर आ रही है किसी भी मरहले पे? इस वक्त अगर इनके साथ आपने मुफाहमत की तो आपने अपने मुल्क को आपने रॉ के हवाले कर दिया। ठीक, अभी आपने एक बात फिर आपने अपने मुल्क को जो है, जी हाँ जी, अभी आपने सियासी जमात की बात की कि किसी सियासी जमात पे हाथ रख दिया, जरा नाम बताएंगे उस सियासी जमात का? नहीं, अभी इनिशियल स्टेज पे मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैंने कहा सियासी जमात के एक लीडर जी के ऊपर हाथ रखा है। मैंने लीडर का नहीं, जमात का ही बता दें। हमारे मुल्क के अंदर जितने भी ये प्रीवियसली इलेक्ट हुए हैं, वो सब एक दफा, दो दफा, तीन दफा हुकूमत में आए हैं, लेकिन नया चेहरा, नया शख्स, नया चेहरा जो कोई पाकिस्तान की जरूरत है, जो कि जमहूरी हो, जो कि जमहूरी पार्टी का हेड हो, उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा नबील कबूल साहब, अब बिल्कुल टाइम खत्म होने लगा है सर, मैं एक दो सवाल सिर्फ और आपसे करना चाह रही हूँ। अभी आपने प्रोग्राम में कहा कि इसहाक डार साहब की आज मुलाकात एक्सपेक्टेड है, सर कितने % आप श्योर हैं कि आज मुलाकात हो जाएगी? चूंकि तमाम सोर्सेज तो तरदीद कर रहे हैं कि नहीं होगी। इसहाक डार साहब अपनी एहलिया के इलाज के लिए गए हैं और शायद वापस आ जाएंगे जल्द। इसहाक डार के ताल्लुकात MQM से भी अच्छे हैं, इसहाक डार के ताल्लुकात पीपल्स पार्टी से भी बहुत अच्छे हैं, और मैं 110% यकीन दहानी से कह सकता हूं कि मुलाकात हो जाएगी उनकी आज। यानी कि मुफाहिमत की सियासत फिर जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है आपको? मुलाकात होगी। अब मुझे नहीं पता मुफाहमत की सियासत करेंगे या क्या मैसेज पहुंचाएंगे प्राइम मिनिस्टर के आसिफ अली जरदारी साहब को, क्या बातें होंगी, क्या नहीं होगी, लेकिन मुलाकात होगी। अब मुलाकात में क्या बातें होंगी वो मैं आपको 2 दिन बाद बता सकता हूँ। ठीक है नबील कबूल साहब, आपने प्रोग्राम में तकरीबन सबके हवाले से ये आप बात करते हैं, सबकी बातों पे आप अपनी राय देते। सर जरा बताएंगे कि आपका सियासी मुस्तकबिल क्या है? क्या आपने किसी पार्टी को ज्वाइन भी करना है, या बस ऐसे ही लोगों की पोले खोलते रहना है, तज्जिए करते रहना है और पेशन गोइयां करते रहना है?
देखें पारस, अगर मैं किसी पार्टी में होता ना, मैं ये सब बातें आपसे नहीं कर सकता था जी। मुझे उसी वक्त फोन आता, और पहले हो चुका है पास्ट मेरे 2 पार्टियों, जब भी मैं कुछ बात करता था मुझे एक डंडा आता, फोन आता कि भाई तुमने ये बात क्यों की है, ठीक है ना, और उस पर मुझे एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाती। तो मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ इस 1.5 साल में कि मेरे दिल में जो बड़ास है वो मैं निकाल रहा हूँ। और जब मैं किसी पार्टी में जाऊंगा तो फिर मैं आप लोगों को नजर भी नहीं आऊंगा, क्योंकि फिर पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं चुप होकर बैठ जाऊंगा। इसलिए मैं आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ एज अ फ्री बर्ड नाउ। यानी फिर आप किसी पार्टी में चले जाएंगे तो सच बोलना बंद कर देंगे? देखिए, मैं अगर सच बोलूंगा तो मुझे अगले दिन पार्टी से निकाल देंगे। बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब। यानी ये समझा जाए कि बस अभी फिलहाल आपका यही प्रोग्राम है कि आप लोगों की पोले खोलेंगे और इंकिशाफात करेंगे हर कुछ दिन के बाद, ठीक, कुछ महीने तक। ठीक, बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब, प्रोग्राम में आपने शिरकत की। रेंजर्स के इख्तियारात या पुलिस की कारकर्दगी, क्या सियासी मसलहतों को अवाम के जानो माल पर फौकियत देना चाहिए? सोचिएगा। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।